हाँ, तो एक बात क्लियर कर लेते हैं। V12 सिम्फनीज और बेडरूम पोस्टर्स से पहले थे फेरुचियो लैम्बोर्गिनी। वो नर्बर्गरिंग लैप टाइम्स के सपने नहीं देख रहे थे, वो ट्रैक्टर्स बनाते थे। ये प्रॉपर मशीन्स थे, पोस्ट वॉर इटली की जरूरतों से जन्मे। फेरुचियो एक मेहनती मैकेनिकल जीनियस थे। उनकी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गई। ट्रैक्टर्स में उनकी सक्सेस ने उन्हें अपने पैशन को पूरा करने का मौका दिया। फास्ट कार्स, उनके पास अल्फा रोमियोस, लांसियास, मासेरातीस और फेरारीज थी। वो अक्सर अपनी कार्स को मॉडिफाई करते थे उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत क्रूशियल था। लेकिन उनकी एक फेरारी में कुछ खिटपिट थी। ये डिससैटिस्फैक्शन ऑटोमोटिव दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इटली के उपजाऊ खेतों से एक तूफान उठ रहा था। खेती का बादशाह अब जंग छेड़ने वाला था और सुपर कार्स की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। कहानी यह है कि फेरुचियो को अपनी फेरारी 250 जीटी में बार बार क्लच की प्रॉब्लम आ रही थी। उन्हें पता चला कि क्लच बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके एक ट्रैक्टर में था। सोचो कितना गुस्सा आया होगा। फेरुचियो ने एंजो फेरारी से बात करने का फैसला किया। उन्होंने एंजो को सजेस्ट किया कि वो स्पोर्ट्स कार्स बनाने पर ध्यान दें और क्लच का डिजाइन उन पर छोड़ दें। एंजो ने फेरुचियो को कहा कि तुम अपने ट्रैक्टर्स पर ही ध्यान दो। बस ये तो सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा था। फेरुचियो वहां से चले गए, हारे हुए नहीं, बल्कि एक जबरदस्त एम्बिशन के साथ। वो सिर्फ अपनी फेरारी ठीक नहीं करने वाले थे, वो एक बेहतर कार बनाने वाले थे। एक ऐसी कार जो ज्यादा रिफाइंड, रिलायबल और तेज हो। उन्होंने फेमसली कहा, मैं फेरारी को दिखाऊंगा स्पोर्ट्स कार कैसे बनाते हैं। और बस ऐसे ही सुपर कार्स की दुनिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। चैलेंज दे दिया गया था, चैलेंज स्वीकार कर लिया गया था और एक लेजेंड का जन्म हुआ। फेरुचियो ने अपनी खुद की कार बनाने का फैसला किया। मई 1963 में ऑटोमोबिली फेरुचियो लैम्बोर्गिनी एसपीए कंपनी बनी। उन्होंने संतागटा बोलोग्नेसे में जमीन खरीदी, फेरारी के गढ़ के पास। उन्हें एक टीम चाहिए थी और उन्होंने जियोट्टो बिजारिनी को इंजन डिजाइन क्रून के लिए रखा। एक 3.5 लीटर V12 इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। जन पाओलो दलारा और पाओलो स्टंसानी को चासी बनाने का काम सौंपा गया। पहली कार द 350 GTV प्रोटोटाइप अक्टूबर 1963 में अनवेल हुई। प्रोडक्शन वर्जन द 350 GT अगले साल आई। ये एक सोफिस्टिकेटेड ग्रैंड टूरर थी जिसमें एक शानदार V12 इंजन था। फेरुचियो का विजन क्लियर था, हाई परफॉर्मेंस के साथ लग्जरी और रिलायबिलिटी। वो एक ऐसी कार चाहते थे जिसे आप ओपरा ले जा सके और फिर एल्प्स में हवा से बातें कर सके। 350 GT और उसके सक्सेसर 400 GT ने साबित कर दिया कि वो ये कर सकते हैं। नींव रखी जा चुकी थी। बुल अब चार्ज करून के लिए तैयार था। लैम्बोर्गिनी अब सिर्फ एक सपना नहीं था, ये हकीकत थी और ये शानदार थी। ऑटोमोटिव दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। सपना अब एक दहाड़ती हुई हकीकत बन चुका था। जब सब सोच रहे थे कि लैम्बोर्गिनी अब सेटल हो रही है, तभी म्यूरा आ गई। 1965 में अनवेल हुई म्यूरा दुनिया की पहली सुपर कार थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखते रह जाओ। मार्चेल्लो गंदीनी द्वारा डिजाइन की गई, इसमें मिड माउंटेड ट्रांसवर्स V12 इंजन था। इससे उसे एक इनक्रेडिबली लो स्लीक प्रोफाइल मिला। म्यूरा सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं थी, वो एक रॉकेट शिप थी। ये करीब 350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। वो रॉ थी, दमदार थी और उसने एक पूरी जनरेशन के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। फ्रैंक सिनाट्रा, द शाह ऑफ ईरान और माइल्स डेविस के पास एक म्यूरा थी। म्यूरा ने लैम्बोर्गिनी को आउटरेजस, डिजायरेबल और फास्ट मशीन्स बनाने वाली कंपनी के तौर पर एस्टैब्लिश किया। इसने कंपनी का फोकस सुपर कार्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। म्यूरा एक कल्चरल फिनोमिनन थी। इसने लैम्बोर्गिनी को घर घर में मशहूर कर दिया। एक शब्द में कहें तो लेजेंडरी थी और इसने सुपर कार क्या हो सकती है इसे रिडिफाइन कर दिया। काउंटच जो 1971 में अनवेल हुई, वो तो जैसे कोई इंटरगैलेक्टिक बैटल एक्स थी। उसके शार्प एंगल्स, ड्रामेटिक वेजेस और आइकॉनिक सिजर डोर्स थे। काउंटक नाम पीडमोंटीज भाषा में हैरानी जताने के लिए बोला जाता है। काउंटच सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं थी, उसमें वही शानदार V12 इंजन था।
अपने प्रोडक्शन रन के दौरान वो और वाइल्ड और पावरफुल होती गई। LP400, LP400S, 5000 QV और 25th एनिवर्सरी एडिशन आइकॉनिक थे। ये 1980s की डेफिनेटिव पोस्टर कार थी। फिर 1990s में आई डियाब्लो, एक खूंखार बुल के नाम पर रखी गई। इसने काउंटाच को बड़े शान से फॉलो किया। ये अब भी ब्रूटली फास्ट थी, एक मॉन्स्ट्रस V12 के साथ। डियाब्लो इवॉल्व हुई और VT, SV और रोडस्टर जैसे वेरिएंट्स आए। ये ज्यादा रिफाइंड थी, लेकिन उसमें वो लैम्बोर्गिनी DNA अब भी था। काउंटाच और डियाब्लो ने लैम्बोर्गिनी की रेप्यूटेशन को पक्का कर दिया। वो वेज डिजाइन के बादशाह थे और उन्होंने सुपर कार दुनिया पर राज किया। ऑडी की देखरेख में लैम्बोर्गिनी ने 2001 में मर्सिएलागो लॉन्च की। ये एक प्रॉपर लैम्बोर्गिनी थी, एक लेजेंडरी फाइटिंग बुल के नाम पर। लुक डॉन्करवोल्क द्वारा डिजाइन की गई, ये क्लासिक वेज का एक ब्रिलियंट एवोल्यूशन थी। मर्सिएलागो में V12 था, जो अब 6.5 लीटर्स का हो गया था। इसमें ऑल व्हील ड्राइव और आउटरेजस स्टाइलिंग थी। ये एक स्टेटमेंट था कि लैम्बोर्गिनी वापस आ गई है। 2011 में अवेंटाडोर आई। इसमें एक नया 6.5 लीटर V12 इंजन था, जो 690 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। अवेंटाडोर में कार्बन फाइबर मोनोकोक चासी और F1 स्टाइल सस्पेंशन था। ये प्योर थिएटर थी, एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ। अवेंटाडोर के कई वेरिएंट्स आए, हर एक पिछले से ज्यादा पोटेंट। ये लैम्बोर्गिनी के नेचुरली एस्पिरेटेड V12 युग के लिए एक फिटिंग सेंड ऑफ था। मर्सिएलागो और अवेंटाडोर ने V12 लेगेसी को आगे बढ़ाया। वो जबरदस्त मशीन्स थीं और उन्होंने नए मिलेनियम में दहाड़ मारी। हुराकान, जो 2014 में लॉन्च हुई, गलार्डो की सक्सेसर थी। इसमें 5.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन था। हुराकान तुरंत हिट हो गई। ये 600 हॉर्स पावर से ज्यादा प्रोड्यूस करती थी और इसमें ऑल व्हील ड्राइव था। हुराकान ने परफॉर्मेंस को यूजेबिलिटी के साथ मिलाया। ये एक ऐसी कार थी जिसे आप रोज ड्राइव कर सकते थे। इंटीरियर शानदार था और ड्यूअल क्लच गियरबॉक्स स्मूथ था। हुराकान फैमिली काफी बड़ी हुई। वेरिएंट्स में रियर व्हील ड्राइव LP582, द परफॉर्मांटे और द STO शामिल थे। हर वेरिएंट V10 मैडनेस का एक अलग फ्लेवर देता था। हुराकान ने साबित किया कि लैम्बोर्गिनी एक ब्रिलियंट V10 सुपर कार बना सकती है। ये ड्रामेटिक थी, लाउड थी और इनक्रेडिबली फास्ट थी। हुराकान एक कमर्शियल सक्सेस थी। ये लोगों की सुपर कार थी और वो खुशी से दहाड़ती थी। रेवुएल्टो, जो 2023 में अनवेल हुई, लैम्बोर्गिनी की पहली प्लग इन हाइब्रिड है। इसमें अब भी V12 है, जिसे अब 3 इलेक्ट्रिक मोटर से सपोर्ट मिलता है। कंबाइंड आउटपुट 1000 हॉर्स पावर से ज्यादा है। रेवुएल्टो में नया कार्बन फाइबर चैसी और एक्टिव एरोडायनामिक्स है। ये अब तक की सबसे फास्ट, सबसे पावरफुल लैम्बोर्गिनी होने का वादा करती है। रेवुएल्टो लैम्बोर्गिनी के लिए एक बोल्ड नया चैप्टर है। ये रॉ कंबस्टन पावर को कटिंग एज इलेक्ट्रिक टेक के साथ मिलाती है। एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा है, खासकर इंडिया जैसे मार्केट्स में। अमीर एंथुसियास्ट्स इसे पाने के लिए बेताब हैं। रेवुएल्टो ऑटोमोटिव डिजायर का शिखर है। ये इटालियन पैशन, जर्मन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक पावर का मिश्रण है। रेवुएल्टो रेजिंग बुल का फ्यूचर है और ये एकदम ब्रिलियंट दिखती है। बुल को रिटायर नहीं किया जा रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर को अपना रहा है। फेरारी क्लच पर हुई एक कहासुनी से लेकर रेवुएल्टो तक लैम्बोर्गिनी का सफर लेजेंडरी है। ये अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी है। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर स्पोर्ट्स कार्स के बादशाह से टक्कर लेता है और कामयाब होता है। लैम्बोर्गिनी की कार्स सिर्फ मेटल नहीं है, वो आइकॉन्स हैं। वो रिबेलियन और आर्टिस्ट्री का एक्सप्रेशन है। हर मॉडल ने डिजाइन और परफॉर्मेंस की बाउंड्रीज को पुश किया है। वो ऐसे इमोशंस जगाती है जैसे कुछ ही दूसरी चीजें कर पाती हैं। लैम्बोर्गिनी सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस देती है। V12 या V10 की आवाज अनफॉरगेटेबल है। वेज शेप्स और सिजर डोर्स का विजुअल ड्रामा बेमिसाल है। लैम्बोर्गिनी सिर्फ कार्स नहीं, इवेंट्स बनाती है। फेरुचियो का स्पिरिट संतागटा में आज भी जिंदा है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन कोर DNA वही रहता है। लैम्बोर्गिनी की लेगेसी पैशन और कुछ अलग करने की हिम्मत पर बनी है। रेजिंग बुल आने वाली जेनरेशंस के दिलों पर राज करता रहेगा।